हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। वेलकम है आपके अपने MEPL यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी का सिलेबस खत्म हो चुका है MEPL पे, और आप सभी मग्न होंगे अपने अपने रिविजन्स को कंप्लीट करने के लिए। तो इसी प्रिपरेशंस को अपन स्ट्रांग बनाने के लिए आए हैं और बहुत सारे अमेंडमेंट डिस्कस करने वाले हैं जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है। तो दिल थाम कर अच्छे से बैठेंगे और हम लोग डिस्कशंस को करेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करूंगा मैं सबसे पहले। फटाफट स्टार्ट करेंगे अपन SLCM पे। तो फटाफट आ जाइए और लाइक बटन दबाते रहिए, सो हमें कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा और आपके पास अच्छी अच्छी अमेंडमेंट्स पहुंचाते रहेंगे। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा हमारे SLCM के अमेंडमेंट्स को। किसको? हमारे SLCM के अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगा मैं। ठीक है। तो एग्जाम में हर बार ये देखा जाता है कि इंस्टीट्यूट ना पूछती है अमेंडमेंट। करेक्ट है। कितने मार्क्स के पूछेगी, क्या पूछेगी, वो नहीं पता, लेकिन पूछा जा सकता है, तो हमें प्रिपरेशंस करनी चाहिए। तो आज ये पेपर नंबर 6 सिक्योरिटीज लॉज एंड कैपिटल मार्केट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इंस्टीट्यूट क्या बोलती है। स्टूडेंट्स अपियरिंग इन द जून 23 एग्जामिनेशन, एवरीवन ध्यान सुनेंगे, ध्यान से फटाफट लाइक करिए, फटाफट आइए, एकदम कनेक्ट होते जाइए और वीडियो को एकदम आग लगा के भेज दीजिए, है ना। सभी जगह वीडियोस को फॉरवर्ड करिए और आप सुनते हैं। तो स्टूडेंट्स appearing in June 23 examination should also update themselves on the all the relevant amendments, circulars, है ना, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए, वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं। तो कुल 9 चैप्टर्स पे कुछ अमेंडमेंट्स है जो हमें रेडी करनी चाहिए। ठीक है। तो सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आ जाइए। देखिए ध्यान समझेंगे, एकदम ध्यान समझेंगे, बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं। आ जाइए। देखिए हमारे यहाँ पे इंट्रोडक्शंस किया गया है क्या। डिक्लेरेशंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्या? डिक्लेरेशन ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट एज सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज का डेफिनेशन कहां डिफाइन किया गया बंधुगण, कहां पे डिफाइन किया गया है? एज पर सेक्रा एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 में डिफाइन किया गया ना। वहीं पे एक बोला और जगह लगा ना, बोला क्या एक और जगह लगा कि उसको घुसा, तो क्या घुसा? एक सिक्योरिटीज और अनेक टाइप का है घुसा उसको। बोला कौन सा? बोला सुन, उसका नाम है जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। जीरो कूपन जीरो मतलब जीरो कूपन, नो इंटरेस्ट। सही समझे, सही समझे भैया, नो इंटरेस्ट, नहीं मिलेगा इंटरेस्ट। और जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट मतलब पैसा भी देना नहीं है शेयर खरीदने का। मतलब देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब हम शेयर परचेस करते हैं किसी भी कंपनी का, तो हमें पैसा देना पड़ता है, या सिक्योरिटीज परचेस करते हो तो पैसा देना पड़ता है। अगर आप सिक्योरिटीज में शेयर लेते हो, तो शेयर लेते हो तो क्या बदले में डिविडेंड मिलेगा आपको। अगर प्रेफरेंस हुआ, इक्विटी हुआ, तो डिविडेंड मिलता रहेगा आपको। और अगर आपका डिवेंचर्स हुआ, बॉन्ड्स हुआ, तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा थ्रू आउट द टाइम, थ्रू आउट द मैच्योरिटी के टाइम तक आपको मिलता रहेगा। ठीक है। तो वैसा हुआ तो आपको मिलता रहेगा, नहीं हुआ तो हो सकता है भैया नहीं मिलेगा। लेकिन लेकिन ध्यान रखिए थोड़ा सा। अब जो नया इंस्ट्रूमेंट आया, वहां पे कुछ कूपन आइडेंटिफाइड नहीं है, कुछ कूपन आइडेंटिफाइड नहीं है, और हो सकता है कुछ ना मिले आपको। ठीक है। करेक्ट है। जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, तो सर पैसा भी देना नहीं पड़ेगा खरीदने के लिए। समझेंगे, समझेंगे, समझेंगे। देखिए ये एक्चुअली किसके लिए पता है? ये कहां पे ट्रेड होगा, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कहां पे ट्रेड होंगे? इंस्टीट्यूट बोल रहा है भैया देखिए यहाँ पे इस तरह के हमारा जो ट्रेडिंग होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। कहाँ पे होगा? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे होगा। सर व्हाट इज सोशल स्टॉक एक्सचेंज? भर भर के पढ़ने वाले हैं, भर भर के पढ़ने वाले हैं, चाप मत लीजिए, एकदम चाप मत लीजिए, ध्यान सुनिए। हम लोग यहाँ पे ना SLCM में ना सिक्योरिटीज जो हमारा मार्केट वाला कहानी है पूरा, यहाँ पे हम लोग स्टॉक एक्सचेंज का एक नया अवतार देखने को मिलेगा, वो हम लोग यहीं पढ़ने वाले हैं। सारे के सारे अमेंडमेंट खत्म करेंगे, सारे के सारे अमेंडमेंट जल जल हो जाए बाबा, ताड़ाताड़ी सो चलो। वेरी वेरी गुड, लाइक मारिए फटाफट, चलिए। Zero coupon, zero principal instrument means an instrument issued by the not for profit organization which shall be registered with the social stock exchange. वो कौन सी एंटिटी करने वाली, इसको बोलेंगे हम सोशल एंटरप्राइजेस। सोशल एंटरप्राइजेस। सो सोशल एंटरप्राइज का इंटेंट होगा, जिसका क्या होगा? इंटेंट होगा सोशल काम के लिए। ठीक है। आगे बात करेंगे, भर भर की बात करेंगे। तो इसको ना अगर अपना सिक्योरिटी इशू करना है, बोलो कौन सा सिक्योरिटीज? यही वाला जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। तो उसको ना ट्रेडिंग करवाना पड़ेगा। कहां करवाना है? ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग कहां करवाएगा वो? उसके लिए एक तो मार्केट देते हैं, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। क्या देते हैं? सोशल स्टॉक एक्सचेंज एवरीवन। ठीक है। देखिए ध्यान समझिएगा, एक्सचेंज का मतलब क्या होता है?
एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट। एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? मार्केट। ठीक है। अब मार्केट में क्या ट्रेड होगा? है ना, गुड्स ट्रेड होंगे। तो उसी तरह ये जो नए टाइप का इंस्ट्रूमेंट है ना, वो सिर्फ सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होगा भैया ट्रेडिंग। याद रखना, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग होगा। बोले ठीक है, करेक्ट है। आगे बात करते हैं। तो सर ये क्या नया स्टॉक एक्सचेंज आया? सही जवाब आपको मिलते हैं ढेर सारे शुभकामनाएं, अभिनंदन एवरीवन। देखिए ध्यान से, ये सही जवाब है भैया। 2021 में इसको लागू किया गया कि भैया एक नया कॉन्सेप्ट लाएंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज का। और वहां पे ये वाला जो सिक्योरिटीज है ना, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल वाला, ये वाला ट्रेडिंग होगा वहां पे। करेक्ट है ना? बात करेंगे भर भर के तो क्या ऐड किया गया सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन में? सिक्योरिटीज का डेफिनेशन जो 2 सब क्लॉज एच में डिफाइन किया गया, उसमें एक तो और जगह लगाकर ऐड किया गया। क्या चीज? ये हमारा जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन? फटाफट लाइक दबाएंगे, फटाफट लव दबाएंगे, फटाफट आइए फटाफट चलिए नेक्स्ट। तो ये कहानी क्लियर हुआ, ठीक है। और उसको रेगुलेशंस कौन करेगा? सेबी करेगा। ऑब्वियस सा बात है। रेगुलेटेड बाय होम? सेबी उसको रेगुलेट करेगा भैया, सेबी उसको रेगुलेट करेगा। सेबी उसको रेगुलेट करेगा, सेबी करता ही है ना भाई। एनएससी बीएससी को सेबी तो रेगुलेट करता है, तो इसको भी सेबी करेगा रेगुलेट। ठीक है, चलिए वेरी वेरी गुड। तो एक गुड न्यूज है, आप याद रखिएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एसएलसीए में ये चीज डिस्कस किया गया है तो कंपनी लॉ में ना पूछा जा सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो एसबीईसी में ना पूछा जा सकता है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट है, नया अवतार हुआ है, तो हो सकता है ये 2 मार्क्स का शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है। ठीक है। और प्रोफेशनल प्रोग्राम में भैया, प्रोफेशनल एग्जाम्स में, प्रोग्राम्स में, एग्जीक्यूटिव एग्जाम्स में भैया ऐसा है रहते हैं। ठीक है, तो आ सकते हैं। तो आप ध्यान समझेंगे, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। वेरी वेरी गुड, समझ में आ गया होगा आपको। आगे बात करते हैं, चलिए तो इसको सोशल एंटरप्राइज शू करेगा। सोशल एंटरप्राइज क्या होता है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, थोड़ी देर बाद और अच्छे से क्लियरिटी के साथ समझेंगे। अजी नेक्स्ट, नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 4, आईसीडीआर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2018, है ना। सेबी का इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर्स रिक्वायरमेंट। ठीक है, मतलब ये वो चैप्टर है जहां पे हम जब इशू लाते हैं मार्केट में ना, तो ये चैप्टर का इंपॉर्टेंट रोल बन जाता है ना। ये चैप्टर का कंप्लायंस 100% करना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं तो ये क्या बोलता है? सेबी हैज अमेंडेड द प्रोविजन ऑफ सेबी आईसीडीआर रेगुलेशंस रिक्वायरमेंट विच शैल कम इनटू द फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन। ठीक है, चलिए हो गया, 25 तारीख को ही हो गया। चलिए 25 जुलाई को, है ना। मीनिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, भैया रे भैया आ गया, आ गया, देखो वो आ गया, देखो वो आ गया। सब्र करना चाहिए, सब्र करना चाहिए भैया, आ गया। तो मीनिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मीनिंग ऑफ व्हाट? सोशल स्टॉक एक्सचेंज। आ गया आ गया आ गया, देखते हैं। सोशल स्टॉक एक्सचेंज means a separate segment of a recognized stock exchange. ओ माई गॉड, देखो भैया बीएससी नसी, ये सेपरेट हो रहा है भैया, सेपरेट। ये तेरा स्टॉक एक्सचेंज में बात नहीं हो रहा है, सेपरेट एक स्टॉक एक्सचेंज बनने वाला है। उसके लिए सेपरेट सिक्योरिटीज बना दी हम लोग, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल। आर थ्रू विद दिस, वेरी वेरी गुड। आइए, तो हैविंग नेशनल वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल्स, सब जगह पूरे इंडिया में ट्रेडिंग टर्मिनल्स होगा। परमिटेड टू रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये बात ऊपर ही हुआ था ना। कौन इशू करेगा इसको? कौन इशू करेगा? जीरो कूपन और जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट कौन इशू करेगा? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन करेगा। ऑब्वियस सा बात है भैया, ऑब्वियस सा बात। इसका इंटेंट क्या होगा? तुम्हें समझ में आ रहा है? क्लैरिटी, उसका इंटेंट क्या होगा भैया? सोशल काम करेगा वो, है ना, सोशल काम करेगा वो। चलिए आगे बात करते हैं। एंड और लिस्ट द सिक्योरिटीज इशूड बाय नॉट फॉर द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दीज रेगुलेशंस। भैया दीज रेगुलेशंस, वेरी वेरी गुड। सो मीनिंग ऑफ सोशल एक्सचेंज, है ना, मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है ना। क्या बोलता है? सोशल स्टॉक एक्सचेंज मींस अ सेपरेट सेगमेंट, अ सेपरेट सेगमेंट। सोशल स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट सेगमेंट्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, है ना, एक्सिस्टिंग से अलग, अलग, जहां पे क्या ट्रेड होगा? वेयर 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 जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट विल बी ट्रेडेड। करेक्ट है, वेरी वेरी गुड। विच इज इशूड बाय whom? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। विच इज इशूड बाय whom? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। याद हो गया फटाफट। तो ये क्या होता है भैया? ये एक तरह का सेपरेट स्टॉक एक्सचेंज है ना। फॉर whom? फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट वाला ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सो दैट दे कैन इशू, सो दैट दे कैन इशू what they can issue, what they can issue? जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल वाला इंस्ट्रूमेंट भैया। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए समझ में आ गया। चलिए एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस चैप्टर, वेरी गुड।
The provision of the above mentioned chapter shall apply to a not-for-profit organization seeking to only get registered with social stock exchange. देखिए पर्पस समझ लीजिए, एक्चुअली इंडिया में क्या बोला जा रहा है, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, छोटे से बड़े मतलब लोअर क्लास से अपर क्लास तक ना क्या बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, ठीक है, तो सबको डेवलप करना है, सबको चांस देना चाहिए। तो एक काम करते हैं, डोनेशंस जो होगा, जो चैरिटी के लिए काम होगा, जो अच्छे कॉज के लिए काम होगा ना, उसको क्यों ना ट्रांसपेरेंट रखें। क्या रखें? ट्रांसपेरेंट रखें भैया, ट्रांसपेरेंट रखें। बोले ठीक है, क्या करें क्या करें? तो एक काम करते हैं ना, जिसको भी दान प्रदान करना है वो इस सिक्योरिटी से करेगा। अच्छा, हाँ, तो ये सिक्योरिटीज इशू होगा कंपनी, जो भी नॉट प्रॉफिट कंपनी है ना, वो सिक्योरिटी इशू करेगा। और अगर आपको दान प्रदान करना है तो आप परचेस करोगे, और आपका जो पैसा है ना भैया वो अच्छे कॉज के लिए यूज होगा, तो ट्रांसपेरेंट होगा ना, ट्रांसपेरेंट होगा ना। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ध्यान समझेंगे, ध्यान समझेंगे, एकदम ध्यान से आइए, ऊपर आइए, ऊपर आइए, ध्यान समझेंगे। ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, ठीक है, ये जो इंस्ट्रूमेंट बनेगा, है ना, इसको इशू किया जाएगा, करेक्ट है, कंपनी इशू करेगा, और पब्लिक इसको लेंगे, पब्लिक इसको लेंगे, पब्लिक इसको लेंगे, है ना। तो पब्लिक टाका देंगे भाई, रुपया देंगे, करेक्ट ना। और इस इंस्ट्रूमेंट के बदले जो रुपया आएगा, इससे जो सोशल एंटरप्राइज है ना, सोशल एंटरप्राइज है ना, वो सोशल इंटेंट वाला काम करेगा रे भैया, वर्ड याद रखिएगा, सोशल इंटेंट वाला काम करेगा, करेक्ट है, सोशल इंटेंट वाला काम करेगा। इससे क्या होगा, अच्छे से डेवलपमेंट्स हो सकते हैं कंट्रीज में, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट वाला इंटेंट होगा ना, मतलब ट्रांसपेरेंट के साथ, ऐसा नहीं कि तुम किसी और कुछ दे रहे एक्स वाई जेड करके डोनेशंस कर रहा है, पता नहीं चल रहा है, नहीं, पूरा ट्रांसपेरेंट, ट्रेडिंग भी होगा उसका, ट्रेडिंग भी होगा उसका मार्केट, ठीक है। आगे बात करते हैं, चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सो द प्रोविजन ऑफ द अबव मेंशंस चैप्टर शैल अप्लाई टू नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। टू ओनली गेट रजिस्टर विद द स्टॉक एक्सचेंज, आपको सोशल स्टॉक में रजिस्टर होना पड़ेगा। एक्सचेंज क्या होता है? मार्केट, वहां पे ट्रेडिंग होगा। चलिए, वेरी गुड। A not-for-profit organization seeking to get registered and raise funds through social stock exchange. Oh my God, listing होगा, listing social stock exchange पे। जिस तरह लिस्टिंग आता है ना, तो अपने करते हैं ना एनएससी बीएससी पे लिस्टिंग, तो उसी तरह ये सिक्योरिटीज में लिस्टिंग होगा और आप पैसा रेज कर सकते हैं वहां से। वेरी वेरी गुड। एंड फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस सीकिंग टू बी आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइज अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर। So, for profit social enterprises seeking to be identified as a social enterprises, है ना, अगर कोई प्रॉफिट इंटरप्राइजेस है जिसको सोशल एंटरप्राइजेस में जाना है, तो उसके लिए भी कुछ हम लेकर आए हैं भैया, है ना। तो एप्लीकेबिलिटी चैप्टर समझ में आया। सबसे पहले एप्लीकेबिलिटी क्या होगा, किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट वाले ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जो चाहता है, अपना इंटेंट है उसका सोशल काम के लिए, और वो रजिस्ट्री करवाएगा, वो अपना लिस्टिंग करवाएगा, कहां पे? सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे करवाएगा, ठीक है, करेक्ट है। और वहां पे क्या होगा, उसका फंड वहां से रेज कर सकता है। अगर कोई बंदा, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ना, जो कि प्रॉफिट मेकिंग के लिए ना, उसके लिए भी कुछ लाए हैं ताकि वो अपने आप को सोशल एंटरप्राइजेस कुछ कहला सके। चलिए आगे बात करते हैं। एक्सेस टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, access to what? Social stock exchange. A social stock exchange shall be accessible only to institutional investors. Sorry, 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 आपके लिए नहीं है भैया, आपके लिए नहीं है, आपके लिए नहीं है, ठीक है ना। सोशल वाला जो काम है ना, वो किसके लिए? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए, मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है ना, उसमें म्यूचुअल फंड भी आते हैं, एंजल फंड्स भी आते हैं। ये जो इन्वेस्टर्स है ना भाई, इसको बोलता भाई तू अच्छा काम तो कर अब, करेक्ट है, तो ठीक है। एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उसके लिए, ठीक है। बट रिटेल इन्वेस्टर का बात नहीं किया सर, क्या रिटेल इन्वेस्टर्स का बात नहीं किया? वी आर द रिटेल इन्वेस्टर ना। बोला ठंड रख, ठंड रख, ठंड रख, थांबा रे भाई, थांबा, तेरे लिए बात नहीं कर रहा है अभी, तो किसके लिए बात कर रहा है? एक्सेस टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, किसके लिए एक्सेस हो रहा है बंधुगण और गुरुकुल, किसके लिए हो रहा है, किसके लिए हो रहा है? तो अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी एक्सेसिबल ओनली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स and not institutional investors. However, SEBI may permit other classes of investor. अगर उससे लगेगा तो परमिट भी करेगा, लेकिन अभी के लिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है तो भैया इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ही है। चलिए, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए, अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल, ध्यान समझेंगे। तो क्या पढ़े अपन? सबसे पहले फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज ये तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पढ़ा, सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा कि भैया यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आया है, जीरो कूपन, जीरो
प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट का, ठीक है ना। और वो ट्रेड कहाँ पे होगा, वो होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज में। इशू कौन करेगा, एसई करेगा, सोशल एंटरप्राइज करेगा। क्या करेगा, एसई, सोशल एंटरप्राइज करेगा। बोला ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। और मीनिंग ऑफ सोशल स्टॉक एक्सचेंज समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट एप्लीकेबली समझ गए, किसके लिए, नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए, जो यहाँ पे रजिस्टर होने वाला है सोशल स्टॉक एक्सचेंज के साथ। और साथ ही में वो सारा पैसा उठा सकता है, मतलब पैसा उठा सकता है थ्रू दिस स्टॉक एक्सचेंज। और ये प्रोविजन यहाँ पे इसके लिए भी आता है जो कि ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग में है। मतलब ये है ना, रूल्स इसके लिए भी आता है जो ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग के लिए है और अब करना चाहता है क्या, सोशल एंटरप्राइज का काम। चलिए वेरी गुड। एक्सेस टू सोशल सोशल स्टॉक मार्केट का कौन है भैया, कौन है, बोलता भाई देख ऐसा है, ओनली टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं, एंजल फंड्स होते हैं, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी है ये। रिटेल का कुछ बात ही नहीं किया, रिटेल का कुछ बात ही नहीं किया, मतलब हमारे लिए भी नहीं है। लेकिन से भी बोला है भाई हम कुछ कर सकते हैं, टाइम देना मेरे को, कर सकते हैं, बाद में देखेंगे। चलिए, सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल्स, ध्यान समझिएगा, ये गवर्निंग काउंसिल्स का भैया गवर्नेंस का पावर रहेगा। ये क्या बोलते हैं, एवरी सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल कॉन्स्टिट्यूट अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज गवर्निंग काउंसिल। एवरी सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल कॉन्स्टिट्यूट, क्या करेगा, शैल कॉन्स्टिट्यूट गवर्निंग काउंसिल्स, ठीक है, टू हैव द ओवरसाइट ऑन इट्स फंक्शनिंग। वेरी वेरी गुड, है ना। तो फंक्शनिंग कैसे कर रहा है देखेंगे, फंक्शनिंग कैसे कर रहा है देखेंगे। वेरी गुड। द composition and terms of reference for such governing council shall be specified by the SEBI from the time to time। करेक्ट है, टर्म्स वगैरह सब सही बताएगा। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भैया। चलिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ बीइंग आइडेंटिफाइड एज सोशल एंटरप्राइजेस, एलिजिबिलिटी कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करो। कुछ तो आएगा रे भैया, है ना, इतना कैसा दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर बीइंग आइडेंटिफाइड एज अ सोशल एंटरप्राइज, एवरीवन। अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहला कंडीशन क्या बोला, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप प्रॉफिट के लिए काम करते हो तो आपके लिए ये दरवाजा बंद है, सॉरी, आई एम सॉरी। हाँ, एप्लीकेबली लाए हैं प्रोविजन आप लोग कुछ करने के लिए, लेकिन अभी ऐसी बनने के लिए सबसे पहला कंडीशन ये भैया कि आपको क्या होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस to be identified as a social enterprises shall be established primacy of social intent। बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर तो भैया, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क करो। सोशल इंटेंट इज कंपलसरी। अगर आप नॉट प्रॉफिट भी है ना, सोशल इंटेंट इज कंपलसरी। तो सोशल इंटेंट वाले लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, सेलिब्रेशन, आइए आइए आइए, आगे बढ़िए, हम सपोर्ट करते हैं आपके लिए। स्टॉक एक्सचेंज बना दिया अलग से, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए, बोले ना क्या चाहिए और। चलिए नेक्स्ट। In order to establish the primacy of the social intent, such social enterprises shall meet the prescribed eligibility criteria, shall be endorsed in at least one of the activities such as। देखो, आप करते क्या हो, प्राइमेसी आपका क्या है, सोशल इंटेंट है, बोला हाँ सर मेरा तो प्रायोरिटी भैया सोशल इंटेंट का, ठीक है। लेकिन कुछ भी काम करते हो ऐसा, कौन सा काम, इरेडिकेटिंग हंगर्स, पोवर्टी को कम करने के लिए, और मैल न्यूट्रिशन को कम करने के लिए, इनइक्वालिटी को ठीक करने के लिए, प्रमोट हेल्थ केयर के लिए कुछ काम कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या, कर रहे हो क्या आप। चलिए, इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर भी है, सैनिटेशन है, मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग एंड ऑल, पानी वानी का फैसिलिटी भी दे रहे हो क्या आप। तो ये सब चीज याद रखोगे आप, ठीक है। तो आप ये काम करो ना, कुछ चार पांच याद रखेंगे। इन ऑर्डर टू एस्टैब्लिश द प्राइमेसी ऑफ सोशल इंटेंट, हमें एस्टैब्लिश करना है सर, हम तो नॉन प्रॉफिट वाले हैं, नहीं हम तो प्रॉफिट वाले हैं, हम तो प्रॉफिट वाले हैं, तो हमें क्या करना है, ओके प्रावधान है तुम्हारे पास, क्या करो, सोशल इंटेंट जगाओ, सोशल इंटेंट जगाओ, अंदर से जगाओ। बोला क्या करूं, कुछ काम कर जो मैं लिखा हूं। क्या करना है सर, इरेडिकेटिंग हंगर वाला काम, पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को कम करना, पानी सप्लाई करना है ना। कुछ भी जरूरत वाले चीजों काम कर रहे हो ना आप, तो चलो आइए, जिससे लाइवलीहुड ठीक हो सके। तो आइए, वेलकम है आपका, स्वागत है, आप क्या चाहिए, फटाफट लाइक बटन दबाएंगे बंधुगण अनुग्रह कोरेशन में। चलिए, रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वापस से, रिक्वायरमेंट रिलेटिंग, क्या रिक्वायरमेंट है, किसका है सर, रिक्वायरमेंट रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो बेसिकली इसको एनपीओ बोल देते हैं भैया। एनपीओ के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शैल मैंडेटरली सीक रजिस्ट्रेशन विद द स्टॉक एक्सचेंज। पहला बात, देखिए, पैसा लेना आपको, एसई सुनो, एसई किसको बोलते हैं अपन, सोशल एंटरप्राइज को, सुनो, पैसा लेना तुमको। अरे भैया पैसा लेना ना, पहले रजिस्ट्री करवाओ अपना, है ना, ट्रांसपेरेंट सब कुछ होगा, पहले रजिस्ट्री करवाओ, कहाँ पे, सर स्टॉक एक्सचेंज दे तुमको, लिस्टिंग करवाओ पहले, अच्छा ठीक है, रजिस्ट्रेशन लो, ठीक है।
बिफोर इट रेजेस द फंड थ्रू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। ओ माय गॉड, कहीं से पैसा नहीं उठाना भैया, सोशल स्टॉक एक्सचेंज से उठाना है। चलिए ठीक है। प्रोवाइड दैट नॉट फॉर प्रॉफिट organizations may choose to register on a social stock exchange and not raise fund through it। कोई बात नहीं, आप एक बार रजिस्ट्रेशन तो करवा लो। सर हमको तो अभी पैसा का रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी सोच रहे हैं हम, इंटेंट जगह है, इंटेंट जगह है अभी। ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो, रजिस्ट्रेशन तो ले लो, तुम पैसा उठाओ चाहे मत लो, मत उठाओ, लेकिन एक काम करना, तुम्हें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है भैया। यू हैव टू रजिस्टर फर्स्ट whether you are doing or raising of money or not, but you have to register first। चलिए, very very good। the minimum requirement for registration of a not profit on a social stock exchange shall be specified by the SEBI from the time to time। हमें ऐसे लिखना है, हमें ऐसे ही लिखना है, अभी हमें यही लिखना है, डिटेल नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, बिकॉज ये टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकता है ना। तो क्या करना है, द मिनिमम रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज शैल बी स्पेसिफाइड बाय द सेबी फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, तो सेबी क्या बोलेगा, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए ताकि आप रजिस्ट्रेशन ले पाओ। मैं बताऊंगा आपको, चाप नहीं लो, मैं बताऊंगा। द सोशल स्टॉक एक्सचेंज में स्पेसिफाई द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन एडिशन टू मिनिमम रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड सेबी। तो देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रिक्वायरमेंट क्या क्या, सबसे पहले क्या बोल रहा है भैया, मैंडेटरी है। क्या है, मैंडेटरी, ध्यान समझना, मैंडेटरी है आपका रिक्वायरमेंट। तो पहला क्या लिखोगे, मैंडेटरी, मैंडेटरी है पहला। ठीक है, करेक्ट। दूसरा क्या बोल रहा है भैया, सेबी बताएगा मिनिमम रिक्वायरमेंट। मिनिमम रिक्वायरमेंट कौन बताएगा, सेबी बताएगा। किसको बताएगा, नॉट प्रॉफिट वाला को, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। किसको, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को। किसको बताएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को बताएगा। ठीक है, करेक्ट है। उसके बाद और भी कुछ रिक्वायरमेंट होगा ना, तो भी बताएगा, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस को इन एडिशन टू दी अबव, है ना। तो कुछ भी बीच में आएगा ना रिक्वायरमेंट, बताएगा भाई तुम ऐसे करते रहना, ऐसे करते रहना। तो एडिशनल रिक्वायरमेंट भी कौन बताएगा, ये बताएगा एआर। ठीक है, तो मैंडेटरी एमआर एआर, मैंडेटरी एमआर एआर। ठीक है, तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है क्या, लिस्टिंग करवाना है आपको, लिस्टिंग करवाना है आपको, रजिस्ट्रेशन करवाना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है किसमें, सोशल सॉक्स में। उसके बाद आपको बोलता है भैया एक काम करो, मिनिमम रिक्वायरमेंट कुछ बोलते हैं उसको फॉलो करो, उसके साथ एडिशनल रिक्वायरमेंट नहीं बोलेंगे, वो भी फॉलो करेंगे। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन, वेरी वेरी गुड। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा है सबको। चलिए चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बात करते हैं। फंड रेजिंग बाई सोशल एंटरप्राइजेस, क्या, fundraising by social enterprises everyone, a not for profit organization may raise fund on a social stock exchange through पहला चैप्टर, जहां पे टू सब क्लॉज एच में कुछ एडजस्ट किए ना, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, वही का बात करने वाला है। द इशुएंस ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट टू institutional investors and for non-institutional investors in accordance with the applicable provisions of chapter। फंड रेजिंग करना है बाई सोशल एंटरप्राइजेस, है ना। हाउ दी सोशल एंटरप्राइजेस विल रेज द फंड्स, क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आप लिखोगे कैसे करेगा रेज फंड, इशू ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, इशू ऑफ जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इशू करेगा, पैसा लेगा। डोनेशन थ्रू म्यूचुअल फंड, ओ माय गॉड, म्यूचुअल फंड को कैसे भी छोड़े। देखो ये जो चेंज हुआ है ना भाई, बहुत ड्रास्टिकली चेंज हुआ है ना, सब जगह इम्पैक्ट करने वाला, मतलब सब जगह इम्पैक्ट करेगा, ये सब जगह इफेक्ट करेगा। ठीक है ना, तो आने वाले समय में कम्युनिस्ट लॉ में घुसेगा, करेक्ट है, सब जगह घुसेगा, करेक्ट ना। अच्छा, म्यूचुअल फंड का रेगुलेशन में घुस गया है, बिकॉज इंस्ट्रूमेंट का बात हो गया, तो म्यूचुअल फंड को बोला है भाई तू भी कर सकता है, तो क्यों ना इसमें भी घुसा दे। तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सब जगह आने वाला है आपके पास। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको ये ऐसा समझना है कि भाई ये मेरा एक टॉपिक है जो कहीं पे भी फिट हो सकता है, एग्जामिनर कहीं भी बना सकते हैं उसको, एसएससी में बनाएंगे, कम्युनिटी में बनाएंगे, या एसबीसी बना दे। ठीक है, करेक्ट है। चलिए आगे बात करते हैं। एनी अदर मींस बाय स्पेसिफाइड बाय सेबी फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ठीक है, करेक्ट है। तो पहला क्या, जीरो कूपन, क्या, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल्स इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, किसके लिए, याद रखना, सिर्फ किसके लिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, याद रखना इसको, सिर्फ किसके लिए, एंड नॉट, ठीक है, एंड नॉट मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए। वेरी वेरी गुड, थैंक यू सो मच एवरीवन। लाइक दबाते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर तो करते ही रहें भैया। चलिए लेटेस्ट डिस्कशन हो रहा भैया, लेटेस्ट का लेटेस्ट आ जाइए, वेरी गुड। तो ये हमारा बात हो गया पहला, जीरो कूपन जीरो
प्रिंसिपल्स। नेक्स्ट क्या लाएगा भैया, नेक्स्ट वो लाएगा हमारा एनी अदर मीन्स, जो से भी बताया टाइम टाइम कि भैया और क्या मैं बोलूं कि तू पैसा लेके आ सकता है, बताऊंगा मेरे को, करेक्ट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैं वो बताऊंगा आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको करते रहेंगे। चलो, डोनेशन थ्रू म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी है आपका, और अदर इंस्ट्रूमेंट बताएगा वो बाद में, ठीक है। तो वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं अपन। अब फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस में रेज फंड थ्रू, ध्यान समझना, में रेज फंड थ्रू इशुएंस ऑफ, किसका बात हो रहा है, अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस में रेज फंड थ्रू इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द मेन बोर्ड। देखो, प्रॉफिट वाला है ना, अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस, जो प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस है ना, जो प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइज है ना, वो अपना फंड रेस कर सकता है जो नॉर्मल चलता है उसके हिसाब से, स्टॉक एक्सचेंज जो चलता है स्टॉक एक्सचेंज से उठा लो, एसएमई में प्लेटफॉर्म पे आप हो, या इनोवेटर्स पे हो, स्टार्टअप वाला कहानी पे आपके, तो वहीं से फंड डालो, ठीक है ना। क्या समझ में ना, देखो ऊपर वाला क्या था, ऊपर था अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में रेस फंड, यहाँ पे क्या है, अ फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस में रेस फंड, ठीक है, थ्रू इशुएंस ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑन द मेन बोर्ड, ऑन द मेन बोर्ड एवरीवन, ऑन द मेन बोर्ड, ठीक है। एसएमई प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, मेन बोर्ड मतलब हो सकता है हमारा एनएससी बीएससी, एंड देन ये भी है जहां पे आपका लिस्टिंग है, आप वहां से पैसा उठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इशुएंस ऑफ डेट सिक्योरिटीज भी कर लो। किसके लिए, वापस से बोलना ना, किसके लिए बोलो ना फटाफट, किसके लिए बोलो सबको, किसके लिए ये प्रोविजन, किसके लिए है, यस, अ फॉर प्रॉफिट इंटरप्राइजेज, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज, फॉर प्रॉफिट सोशल इंटरप्राइजेज एवरीवन, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं, चलिए चलिए, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, फ्रेमवर्क ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, फ्रेमवर्क ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, भैया सुनो, ए स्टॉक एक्सचेंज तुम्हारे लिए भी कुछ तो नियम लेकर आया ना भाई, तुम्हारे लिए भी तो नियम लेके आना चाहिए ना भाई, नहीं आना चाहिए, चलो ठीक है, बात करता है, तो ध्यान समझना क्या बोलना चाह रहा है, आइए, फ्रेमवर्क ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, डेटेड इतना, issued a detailed framework for social stock exchange specifying the minimum requirement for a not for profit organizations for registering the stock exchange and disclosures requirement, है ना। मतलब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए रिक्वायरमेंट्स बताएगा वो, और डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स बताएगा। मतलब सेबी का लिस्टिंग का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2008 है ना भैया, उसमें भी चेंज आएगा, उसमें भी चेंज आएगा, ध्यान समझेंगे, ठीक है, करेक्ट है ना। चलो, द सर्कुलर हैज स्पेसिफाइड मिनिमम रिक्वायरमेंट्स टू बी मेट बाय द एनपीओ फॉर द रजिस्ट्रेशन एज एसएससी, ठीक है। तो एसएससी के लिए एनपीओ को बोला भाई मिनिमम रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो मेट बाय एनपीओ, ओ इंस्टीट्यूट भी आ गया एनपीओ बोलकर, है ना, इजी पता ना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी गुड। गवर्निंग, आंसर में आप भी ऐसे कर सकते हो, दो तीन बार अगर लिख दिया नॉट फॉर प्रॉफिट, उसको एनपीओ यूज कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए, लेकिन स्टार्टिंग से एनपीओ मत यूज करना, थोड़ा सा खराब लगता है, ठीक है। चलिए, गवर्निंग काउंसिल फॉर सोशल स्टॉक एक्सचेंज, बात हो गया, गवर्निंग काउंसिल, इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, आ जाओ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ गवर्निंग काउंसिल, ध्यान समझना, द एसजीसी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिविजुअल विद द रिलेवेंट एक्सपीरियंस हु कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द सोशल स्टॉक एक्सचेंज, है ना। कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, कुछ इंडिविजुअल्स हो गए, कितने होंगे, एसजीसी विल हैव अ मिनिमम 7 मेंबर्स हैविंग द रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ओ माय गॉड, मतलब एसजीसी जो होगा, जो गवर्निंग काउंसिल होगा ना, वो कहां से उठ के आ रहा होगा, वही उनके बीच से ही आ रहा होगा उठ के, है ना, जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते होंगे, जो कहां से बिलोंग करते होंगे, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते होंगे। आर यू थ्रू विद दिस एवरीवन, फटाफट बोलिए ना, फटाफट बोलिए, समझ में आ रहा है ना, एकदम चंगा जॉलेट जॉल होएगा, चले बाबा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। एसजीसी, नेक्स्ट, एसजीसी, Stock Exchange Social Impact Investors SGC will have a minimum 7 members having representations from non-profit organizations. Stock Exchange Social Impact Investors, philanthropic and social sectors, information repositories, social audit professions,
कैपेसिटी बिल्डिंग फंड द सेम शैल बी सपोर्टेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ फ्रॉम एसएससी। तो ये बेसिकली क्या होंगे, कॉम्पोजिशंस होगा। क्या होगा, कॉम्पोजिशंस होगा। मिनिमम कितने मेंबर, 7। कहां से, फ्रॉम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो सकते हैं, या स्टॉक एक्सचेंज से हो सकता है, या सोशल इंपैक्ट इन्वेस्टर से हो सकता है सोशल इन्वेस्टर होगा तगड़ा वाला, ठीक है, या सोशल ऑडिट प्रोफेशंस, है ना, सोशल ऑडिटर बनना है ना भैया, है ना, सीएस वाला सोशल ऑडिटर बन रहा है आजकल तगड़ा सा, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, तो ये कॉम्पोजिशन डन हो गया, कॉम्पोजिशन डन हो गया ना भैया, कॉम्पोजिशन हमारा डन। चलिए, वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं अपन। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, चलिए, सेबी आईसीएस का फोर्थ अमेंडमेंट क्या बोलता है, ठीक है, चलिए, रेगुलेशन 25 का 1, रेगुलेशन 25 का 1, with the concerned regional office of the board SEBI under the jurisdictions of which the registered office of the issuer company is located shall be substituted with the words with the board SEBI। चलिए, इसमें हमें कोई ध्यान नहीं देना है, करेक्ट है ना, इसमें हमें कोई क्वेश्चंस का चांसेस नहीं बनते, ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, बस वो नॉमेनक्लेचर को यूज किया गया चेंज के लिए, डॉक्यूमेंट्स के ड्राफ्टिंग के लिए, छोड़ देते हैं इसको, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, लेसन 5, लेसन नंबर 5 आ गया, वो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। क्या, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में आ जाइए हम लोग, ठीक है। देखिए, पहले ही यहाँ पे दिख रहा है हाईलाइट करके, क्या हाईलाइट करूं भैया, क्या हाईलाइट करूं, पहले यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट। क्या, जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। चलिए, ऐड हो गया यहाँ पे भी, यस बिल्कुल, कम ऑन एवरीवन, कम ऑन, आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, फिफ्थ अमेंडमेंट रेगुलेशंस क्या बोलता है, हैज अमेंडेड सेबीज का प्रोविजंस, बोला ठीक है, विच शैल कम इनटू फोर्स ऑन द पब्लिकेशन, सही बात है, जैसा नॉर्मली सबका बोलता है, करेक्ट है। एप्लीकेबिलिटी, ये जो सेबी का लिस्टिंग डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 2015 है, जो अमेंड होकर 18 हुआ था, ठीक है, इसको मतलब मेन जो प्रिंसिपल हमारा 15 का ही है, तो भैया बोलता क्या है, ये जो चैप्टर है ना, ये हम इसके लिए भी एप्लीकेबल करते हैं। एप्लीकेबिलिटी, देखो, कंपनी बना, आई मीन ऐसी सोशल इंटरप्राइजेस, उसका लिस्टिंग होगा कहाँ पे, उसका रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ पे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में होगा, वो कोई इंस्ट्रूमेंट लेगा, है ना, तो वो ट्रेडिंग भी होगा, ट्रेडिंग होगा तो फंक्शन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना, तो इसको क्यों छोड़े वो, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट तो यही बोलता है ना भाई, डिस्क्लोज करो, बताओ बताओ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रेगुलेशन 30 है ना, रेगुलेशन 6, 7, जितने भी रेगुलेशन है ना, सबके बारे में, शेयरहोल्डिंग पैटर्न बनाओ, ये सब पूछता है भैया, तो यहाँ पे ये पीछे क्यों रहेगा, तो बोलता भाई इसको भी अप्लाई कर दो, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 9A शैल अप्लाई टू फॉर प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस whose designated securities are listed on an applicable segment of a stock exchange and not for profit organization that is registered for the social stock exchange। ठीक है, जो प्रॉफिट वाले सोशल एंटरप्राइजेस हैं उसका लिस्टिंग तो अपने स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा होगा, और जो नॉट फॉर प्रॉफिट है उसका लिस्टिंग कहाँ हो रहा है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। तो भैया इन सभी के लिए बोला गया है आपको भी एलओडीआर का प्रोविजंस को फॉलो करना है। आपको एलओडीआर का प्रोविजंस को फॉलो करना है, वेरी वेरी गुड, आगे बात करते हैं। चलिए, नेक्स्ट, डिस्क्लोजर आ गया, क्यों पीछे रहेगा डिस्क्लोजर्स, डिस्क्लोजर्स फॉर अ प्रॉफिट सोशल एंटरप्राइजेस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या डिस्क्लोजर देख लेते हैं। और फॉर प्रॉफिट whose designated securities are listed on a stock exchange shall comply the disclosure requirement contained in these regulations। इस रेगुलेशंस में जो भी कंटेंट से आपको कंप्लाई करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर प्रॉफिट के लिए बोल दिया गया, करेक्ट है, वेरी गुड। कहाँ पे करोगे, अपने मेन बोर्ड में करोगे, या एसएमई करोगे, या इनोवेटर्स में करोगे, जहां पे भी आपका लिस्टिंग है आप उसको स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे, है ना, जैसे सबको बताते हैं आप बताओगे, ठीक है। कुछ बात है क्या इसमें, कुछ ना, सिंपल इंग्लिश है ना, सिंपल इंग्लिश है, करेक्ट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बोला हाई फाई, बोला क्या भैया, जो भी सोशल जो भी हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है वो प्रॉफिट वाले सोशल एंटरप्राइज को भी करना है, अपने वाले स्टॉक एक्सचेंज में करना है ना, जो भी रिक्वायरमेंट होगा, करेक्ट है। और साथ ही साथ सेकंड पैरा भी यही बोला है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, क्या, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोला भाई आप भी करोगे,
ठीक है, कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कब करना भैया, ये चीज याद रखेंगे। Within 60 days from the end of the financial year within such period as may be specified by the SEBI। मतलब करेक्ट है, बोला है 60 दिन के अंदर, क्या बोला है, विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, आपको ये हमारे पास डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे, जिसको अपन एनुअल डिस्क्लोजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन, एनुअल डिस्क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। एनुअल डिस्क्लोजर्स आपको देने पड़ेंगे एवरीवन, ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन, चलिए तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो ये था एनुअल डिस्क्लोजर्स के बारे में, आगे बात करते हैं अपन। देखिए ध्यान से पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इंटीमेशंस एंड डिस्क्लोजर्स बाय सोशल एंटरप्राइजेस ऑफ इवेंट इंफॉर्मेशन टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज। देखो जिस तरह से हम लोग पढ़े एलओडीआर में कि हमें कुछ इंटीमेशंस देने पड़ते हैं स्टॉक एक्सचेंज को जहां पे भी आप लिस्टेड हो, ठीक है, तो उसी तरह यहाँ पे आप मतलब सोशल एंटरप्राइजेस क्या करेगा, वो डिटेल्स देगा, इंटीमेशन देगा, किस बात में देगा वो याद कर लेंगे आप। चलिए, अ सोशल एंटरप्राइजेस हुज डिजिग्नेटेड सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ सोशल स्टॉक एक्सचेंज और अ स्टॉक एक्सचेंज एज द केस में सेल फ्रेम अ पॉलिसी ना, क्या बोल रहा है, एक काम करना बोला मैं, क्या पॉलिसी बनाइए, पॉलिसी बनाइए अपना, ठीक है, पॉलिसी बनाइए आप, ठीक है, किसके लिए, मैटेरियलिटी के लिए पॉलिसी बनाइए भैया, मैटेरियलिटी के लिए, ठीक है, करेक्ट है, तो मैटेरियलिटी के लिए पॉलिसी बनाइए, ठीक है, ड्यूली अप्रूव बाय बोर्ड और मैनेजमेंट एज द केस में भी, विच शैल बी डिस्क्लोज ऑन सोशल स्टॉक एक्सचेंज, है ना, एसएसई में आप स्टॉक एक्सचेंज को बताओगे। मतलब ध्यान समझना, पहला क्या बोल रहा है, पहला बोल रहा है आप एक बनाइए, क्या आप एक बनाइए भैया, एक हमारा जो मैटेरियलिटी होता है ना उसका कुछ पॉलिसी बनाइए, कि आपकी नजर से मैटेरियलिटी क्या है, ठीक है, करेक्ट है ना, और उसको अप्रूव करवाइए अपने बोर्ड से, है ना, मैटेरियलिटी क्या है आपके हिसाब से, अब उसको अप्रूव करवाइए और मुझे बताइए, करेक्ट है, तो पहला चीज क्लियर है, क्या, मेकिंग द पॉलिसीज फॉर मैटेरियलिटी, करेक्ट है ना, ड्यूली अप्रूव बाय द बोर्ड एंड दैट थिंग्स विल बी सबमिटेड टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज, वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोलता है, आप ऑथराइज करिए एक केएमपी को, ये क्या है, उससे ज्यादा केएमपी को ऑथराइज करिए, ठीक ना, किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग मेटेरियलिटी ऑफ फॉर इवेंट, for the purpose of determining materiality of an event or information and for the purpose of making disclosure to stock exchange, है ना, जिस तरह से याद है रेगुलेशन 6 कंप्लायंस ऑफिसर बोलता है ना सीएस को, तो देखो ऐसा भैया कंप्लायंस ऑफिसर का जिम्मेदारी बनता है ना, तो यहाँ भी बोल रहा है भैया केएमपी को आप एक ऑथराइज करिए, केएमपी को ऑथराइज करिए। हो सकता है आने वाले समय में सीएस को बोल दिया जाए भाई आप कंपनी को आप करो, ठीक है, बट ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होगा सीएस का ना, क्योंकि वहाँ पे पेड अप क्राइटेरिया हो सकता था, ठीक है, करेक्ट है ना, इस पे थोड़ा सा कुछ ना कुछ अभी क्लैरिटी आना बाकी है, क्योंकि लिस्टिंग हो जाएगा वो तो लिस्टिंग होते ही क्या होता है कि आपका कंपलसरी होता है सीएस का अपॉइंट करना, करेक्ट है ना, ठीक है, तो देखते हैं आगे अभी क्या बोलता है यहाँ पे, अभी यहाँ पे सिंपल सा बात बोलता है भाई केएमपी, केएमपी के लिए की मैनेजर पर्सनल्स के लिए बोल रहा है भैया आप ऑथराइज करवाइए, उससे डिटरमाइन करवाइए मेच्योरिटी और उसको ऑथराइज करिए कि वो मेकिंग डिस्क्लोजर कर दे, वो डिस्क्लोजर्स कर दे, वो क्या कर दे, डिस्क्लोजर्स कर दे। तो पहला पॉइंट क्या बोला, पॉलिसी बनाइए, किसके लिए, मेटेरियलिटी का पॉलिसी बनाइए। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, केएमपी को ऑथराइज करिए, केएमपी को बोलिए भैया तुम मेरे को डिस्क्लोज करने का तेरा जिम्मेदारी है और तुम मेटेरियली में भी कुछ बता मेरे को क्या हो सकता है, मेटेरियलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करो। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब कुछ शेयर करोगे आप स्टॉक एक्सचेंज के साथ, किसका, वो डेजिग्नेटेड केएमपी का, वो डेजिग्नेटेड केएमपी का। फटाफट पहला पॉइंट क्या हुआ कि भैया बताइए पॉलिसी किसका, मैटेरियलिटी का पॉलिसी बनाइए, ठीक है, बना लिया सर, ठीक है, आगे केएमपी को ऑथराइज करिए और उससे पूछिए डिटरमाइन करो मैटेरियलिटी के बारे में, और साथ साथ काम करो ना भाई, तुम अपना कॉन्टैक्ट दे दो, तुम ही यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला काम करोगे, तुम यहाँ पे बातचीत करोगे और डॉक्यूमेंट सबमिट्स करोगे। वेरी गुड। अ सोशल एंटरप्राइजेस हुज डेजिग्नेटेड सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज as the case may be shall disclose to stock exchange where it is registered has listed its specified securities any event that may be have material impact on the planned achievement of outputs outcomes, ठीक है, देखो a social enterprise whose designated securities are listed on social stock exchange or the stock exchange
सोशल एंटरप्राइज मतलब कोई भी ना, प्रॉफिट भी हो सकता है, नॉन प्रॉफिट भी हो सकता है, उसके लिए दोनों को मिलाकर बोल रहा है। जिसका सिक्योरिटीज लिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में और कोई अदर स्टॉक एक्सचेंज में, ऑब्वियसली जो प्रॉफिट का होगा उसका अलग अलग अपना स्टॉक एक्सचेंज होगा। एज द केस में बी, सेल डिस्क्लोज टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज or the stock exchange where it is registered or has listed its specified security as the case may be in the event may have been material impact on the planned achievement of outputs or outcome। देखिए आप कहाँ कहाँ लिस्टिंग है ना, आप बताइए, आप कहाँ कहाँ लिस्टिंग है आप बताइए, ऐसा बोला गया। वेरी गुड, तो तीसरा पॉइंट खत्म हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, डिस्क्लोजर आपको जल्द से जल्द करना है, 7 दिन से ज्यादा लेट नहीं करेंगे आप, ठीक है ना, 7 दिन लेट नहीं करेंगे, ठीक है, करेक्ट है। कब? जब कोई पोटेंशियली इंपैक्ट पड़ रहा है आपके, उसके 7 दिन के अंदर आप स्टेप्स भी लेंगे और एड्रेस भी करेंगे, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या बोला, पहला पॉइंट क्या बोला भैया, पॉलिसी बनाइए, मेटेरियलिटी का पॉलिसी बनाइए और केएमपी को बोलिए भैया कि ऑथराइज कर तेरे को, तू भी डिटरमाइन कर और साथ में तू यहाँ पे कांटेक्ट दे, तू ही बताएगा, तू ही डिस्क्लोज करेगा। नंबर 2। नंबर 3 क्या बोलता है भैया, नंबर 3 क्या बोलता है, आप बताओ कहाँ कहाँ आपका लिस्टिंग है, आप बताओ, और इंपैक्ट क्या पड़ रहा है आपके, वो भी बताओ आप, ठीक है। नंबर 4 क्या बोल रहा है भाई, पोटेंशियल इंपैक्ट हो रहा है क्या, कोई इवेंट को लेकर कोई इंपैक्ट हो रहा है क्या, अफेक्ट हो रहा है क्या, करेक्ट, उसका डिटेल दीजिए हमको 7 दिन के अंदर दीजिए, है ना, 7 दिन, ज्यादा देरी नहीं करेंगे, 7 दिन के अंदर जल्द से जल्द दे, कम एज पॉसिबल, बट ट्राई करना कि नॉट लेटर देन 7 डेज होना चाहिए बंधुगण क्वेश्चन में। नेक्स्ट, द सोशल एंटरप्राइज शैल प्रोवाइड अपडेट ऑन रेगुलर बेसिस अलोंग विद द रिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस। वही ऊपर वाला बात, कुछ भी ऐसा होता है ना उसमें हम लोग रिलेवेंट चेंजेस को बताएंगे। नेक्स्ट, सोशल एंटरप्राइज शैल प्रोवाइड स्पेसिफिक एडुकेट रिप्लाई, है ना, अगर आपसे जब भी पूछा जाए सोशल एंटरप्राइज से, कौन पूछेगा, सोशल स्टॉक से पूछेगा, तो बताओ भैया, तो बताना पड़ेगा आपको, तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो आपको बताना पड़ेगा, क्या बताना पड़ेगा, ऑल क्वेरीज का सोल्यूशन आप दीजिए, ठीक है। बताइए, कोई इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूं तो दो, कौन देगा, सोशल एंटरप्राइज, किसको देगा, अपने सोशल स्टॉक एक्सचेंज को देगा। वेरी वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द सोशल एंटरप्राइजेस में सुओमोटो confirm or deny the any reported event information to social stock exchange as the case में भी, ठीक है, करेक्ट है ना, मतलब एक छूट दे दिया, चलो ठीक है तुम एक काम करो, अपने हिसाब से तुमको बता देना, या चेंज कर लेना, या कंफर्म कर देना, या डिनाई कर देना, भैया ये वो नहीं है, तो आप कुछ गलती हो बता देना मेरे को, कोई चाप नहीं, कोई चाप नहीं है, नया नया कॉन्सेप्ट है भाई, अभी तो कोई चाप नहीं है, चलो ठीक है। सोशल एंटरप्राइज शैल डिस्क्लोज ऑन इट्स वेबसाइट ऑल द डिटेल्स इंफॉर्मेशंस, करेक्ट है ना, ठीक है, जो भी इस रेगुलेशन में बताया जाएगा वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको अपने वेबसाइट पे बताना पड़ेगा। आज ये फटाफट हम देख लेते हैं, पहला क्या पढ़े अपन, पहला क्या पढ़े, पॉलिसी बनाएगा, ठीक है, पॉलिसी बनाएगा किसके ऊपर, मेटेरियलिटी के ऊपर, ठीक है, और उस पॉलिसी को बनाकर रखेगा घर पे, क्या, अरे नहीं ना भैया स्टॉक एक्सचेंज को देगा, रखना नहीं घर पे, स्टॉक एक्सचेंज को देना, ठीक है। पॉलिसी बनाने के लिए आप हेल्प ले लीजिए, डिटरमाइन कर लीजिए, केएमपी को ऑथराइज करिए, वो पॉलिसी में हेल्प करेगा आपका, और वही हमसे कॉन्टैक्ट करेगा किस पे, इस ऑथराइजेशन पे, वो हमको सबमिट करेगा, ठीक है। तीसरा क्या बोला, आप कहाँ कहाँ लिस्टेड है बता दीजिएगा मेरे को, ठीक है, करेक्ट है, और कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो मेरे को फटाफट 7 दिन के अंदर बताइए, लेट मत करिएगा एकदम, करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोला भैया, रेगुलर कोई भी चेंज हुआ रेगुलर बताता रहेगा, और साथ में सुओमोटो के हिसाब से बोला है आपको कुछ डिनाई करना है, डिनाई कर दीजिएगा कि आपने सबमिट नहीं किया, या सबमिट किया उसको चेंज करना है कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एंड नेक्स्ट क्या बोलता है, यू हैव टू डिस्क्लोज द ऑल इन्फॉर्मेशन एज एप्लीकेबल टू यू टू योर वेबसाइट। वेरी वेरी गुड, चलिए आगे बात करते हैं, फटाफट लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए बंधुगण, शेयर इज अ केयर। आजी चलिए, डिस्क्लोजर्स बाय अ सोशल एंटरप्राइजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ सोशल इंपैक्ट, इसको मार्क कर दो, बहुत वाला इंपॉर्टेंट, देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन रिस्क, प्लीज रीड दी होल सिलेबस केयरफुली। मतलब मैं जो इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ हो सकता है ना भी है, ठीक है, but you have to cover everyone, very very good। चलिए फटाफट आइए, a social enterprises which is either registered with or has raised funds through a social stock exchange, ठीक है, ले रहे हो स्टॉक एक्सचेंज, तो सोशली काम कर रहे हो तो क्या इंपैक्ट डाले तुम, रिपोर्ट दो, एनुअल एनुअल डिस्क्लोजर पढ़े ना अपन, हाँ करेक्ट है। अभी यहाँ पे सोशल इंपैक्ट वाला भी एनुअल डिस्क्लोजर है, अरे भैया अभी तो पढ़े, ऊपर आइए ऊपर आइए ऊपर आइए भैया, ऊपर आइए, डिस्क्लोजर्स 60 दिन, ठीक है, करेक्ट है, एनुअल 60 दिन, करेक्ट है, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो एनुअल डिस्क्लोजर्स में अगर एग्जाम में पूछा जाए कि व्हाट आर द डिस्क्लोजर्स दैट बी सबमिटेड बाय द सोशल एंटरप्राइजेस, तो पहले क्या लिखा, पहले क्या लिखा भैया, पहले 60 डेज का एनुअल डिस्क्लोजर लिख दिया, नॉट फॉर प्रॉफिट और रजिस्टर्ड वाला सोशल स्टॉक एक्सचेंज को देगा,
ठीक है। दूसरा, पॉलिसी देगा कौन सा, पॉलिसी देगा कौन सा, पॉलिसी मेटर्निटी पॉलिसी देगा, ठीक है, करेक्ट है। तीसरा, तीसरा डिस्क्लोजर्स बाय सोशल एंटरप्राइजेस ऑन सोशल इंपैक्ट, याद हो गया। तीन तरह के डिस्क्लोजर भी पढ़े, तीन तरह का डिस्क्लोजर, ध्यान से ना, तीन तरह के डिस्क्लोजर पढ़े, तीन तरह के डिस्क्लोजर पढ़े। पहला डिस्क्लोजर कौन था, पहला कौन था भैया, पहला कौन था बोलो ना, एनुअल, ठीक है। दूसरा, पॉलिसी ऑन मेटर्निटी, करेक्ट है। और तीसरा, सोशल इंपैक्ट, सोशल इंपैक्ट, दूसरा सोशल इंपैक्ट, ठीक है। एपीएस एनुअल डिस्क्लोजर्स देना है आपको, पॉलिसीज का देना है, और साथ में सोशल डिस्क्लोजर्स भी देने हैं सोशल इंपैक्ट के, ठीक है। तो ये आपको देना पड़ेगा। चलिए पढ़ते हैं आगे। तो सेल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट एन एनुअल इंपैक्ट रिपोर्ट टू सोशल स्टॉक एक्सचेंज और सोशल स्टॉक एक्सचेंज फॉर्मेट from the time to time. The annual impact report shall audited by the social audit firm, है ना। मतलब सोशल ऑडिटर का रिक्वायरमेंट बढ़ने वाला है, करेक्ट है। चलिए, employing social auditor, the social stock exchange may specify the parameter in addition to those specified by SEBI, which shall be required to disclose social stock enterprises on an annual basis. तो annual disclosures क्या हुआ, एनुअल डिस्क्लोजर एक हो गया, मतलब डिस्क्लोजर का बात किया मैं अभी तक, डिस्क्लोजर्स का बात किया मैं, डिस्क्लोजर्स का बात किया मैंने, डिस्क्लोजर्स का बात किया। एनुअल डिस्क्लोजर्स पॉलिसी वाला बात, और एनुअल डिस्क्लोजर सोशल इंपैक्ट के ऊपर, एनुअल डिस्क्लोजर सोशल इंपैक्ट के ऊपर। वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट है, आपको क्या फाइल करना है, स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड भी फाइल करना है। जो पैसा आया ना भाई बाबूजी का, क्या पार्टी करोगे क्या उस पैसे का, पार्टी करोगे उस पैसा का, नहीं ना, उसको यूटिलाइज करना है, इंपैक्ट सोशली इंपैक्ट यूटिलाइज करना है अपने को, करेक्ट है। तो उस पैसा का ब्यौरा दीजिए मेरे को, करेक्ट है। क्या किए आप, अ लिस्टेड not profit organization shall submit a stock exchange the following statement in respect of utilization of fund raised on a quarterly basis, everyone, on a quarterly basis. oh my god, क्वार्टरली बेसिस का बात किया, क्वार्टरली बेसिस, करेक्ट है। क्वार्टर, तो डिस्क्लोजर में क्या सीखा, डिस्क्लोजर में पहले एनुअल सीख लिया, दो तरह का एनुअल मिला, पॉलिसी वाला बता दिया है, और साथ साथ कुछ इंपैक्ट पड़ेगा तो 7 दिन के अंदर बताना, सीखे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। अब क्वार्टरली बोल दिया भाई, क्वार्टरली क्या बोल रहा है, कैटेगरी वाइज अमाउंट रेज्ड, करेक्ट है। कैटेगरी वाइज अमाउंट यूटिलाइज्ड और अमाउंट केप्ट अनयूटिलाइज्ड, अमाउंट केप्ट अनयूटिलाइज्ड, ठीक है, करेक्ट ना। जिस तरह याद है ग्रीवांसेस वाला टॉपिक, करेक्ट है, रेगुलेशन 17 का, कि भैया ग्रीवांसेस क्या था, ओपनिंग कितना था, कितना सॉर्ट आउट किया, कितना बचा। वैसे यहाँ बोल रहा है भैया से काम करो, स्टेटमेंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड बताओ, कितना तुमने रेज किया, कितना तुमने रेज किया भैया, ठीक है, कितना रेज किया, और साथ ही में बताओ कि कितना तुमने यूटिलाइज किया, और साथ में बताओ कितना बचा, करेक्ट है ना। और जो अनयूटिलाइज मनी है, सेल केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, सेल केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट, एवरीवन, ठीक है, करेक्ट है। वेरी वेरी गुड, बहुत ही नया चीज पढ़ रहे हैं। हो सकता है, हो सकता है बहुत लोग उसको छोड़ के जाएं, आप ना छोड़ें, आप इसे पढ़ के जाएं। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। चलिए चलिए आगे बात करते हैं एवरीवन, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, हाँ, तो डिस्क्लोजर डन हो गया। नेक्स्ट, सीबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट 6th अमेंडमेंट क्या बोलता है, देख लेते हैं। वाओ, देखिए रेगुलेशन 25 क्या बोलता था, रेगुलेशन 25 एलओडीआर का क्या बोलता था, कि अगर आपको आईडी अपॉइंट करना है बंधुगण, अनुग्रह क्वेश्चन में, अगर आपको आईडी अपॉइंट करना, आईडी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है बबुआ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है, तो स्पेशल रेजुलेशन रिक्वायर्ड है। स्पेशल रेजुलेशन क्या रिक्वायर्ड है, क्या, ध्यान समझना, अगर आपको आईडी अपॉइंट करना है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना है बंधुगण, तो क्या करना चाहिए, एसआर इज कंपल्सरी, एसआर इज कंपल्सरी, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन, लेकिन आगे बात करते हैं, अगर आप एसआर पास नहीं कर पाए तो क्या आईडी अपॉइंट नहीं होगा, क्या, तो क्या आईडी अपॉइंट नहीं होगा, पढ़ते हैं भैया एकदम, इसको मार्क करिए, मार्क करिए, मार्क करिए। ऑब्वियसली क्या बोला, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू एग्जामिनेशन रिस्क, प्लीज रीड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑल द सिलेबस केयरफुली। म्यूचुअल फंड वाला बात था। चलिए चलिए आ जाइए, चलिए आ जाइए, चलिए, कम ऑन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कहाँ हो बच्चे, कहाँ हो, कहाँ हो, मिल गया, चलो देखो, रेगुलेशन 25 obligation with respect to ID in sub regulation 2A, the following provisos have inserted, namely, oh my god, inserted हुआ है, नया आया है, नया नया, गाँव वालों नया है, देखो देखो, एसआर पास करना कंपलसरी है एज पर 25 अगर आपको अपॉइंट करना है तो, लेकिन चाप ना ले, चाप ना ले भैया, चाप ना ले, इधर आइए,
provided that whether SR resolution for the appointment of NDID fails to get requisite majority of votes fails. SR नहीं हो पाया, SR नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, SR नहीं हो पाया, but the vote cast in favor exceeds the vote cast against. जितने देखो एसआर पास नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो फेवर वाला वोट है ना वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑपोजिशन वाला वोट, ठीक है ना, फेवर वाला ज्यादा है एज कम्पेयर टू ऑपोजिशन वाला वोट। ले लिए ले लिए ले लिए, फेवर में ज्यादा ऑपोजिशन में कम, फेवर में ज्यादा ऑपोजिशन में कम, फेवर में ज्यादा ऑपोजिशन में कम, करेक्ट है। लेकिन यही नहीं, एंड क्या बोल रहा है, एंड क्या बोला, the vote cast by the public shareholder in favor of the resolutions exceeds the vote cast against the resolution. Oh my God! सिर्फ टोटल वोट से नहीं बोल रहा है वो, टोटल वोट से नहीं बोल रहा है, क्लैरिफिकेशन देखिए, टोटल वोट से क्या हो रहा है, नहीं बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अगर आपका एसआर पास नहीं हुआ, चलो ठीक है नहीं हुआ पास, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तो मेजोरिटी वोट मिला ना भाई, और साथ साथ में मेजोरिटी पब्लिक शेयरहोल्डर का वोट मिला ना, कम ऑन, मेजोरिटी पब्लिक शेयरहोल्डर का वोट तो मिला ना भाई, तो क्या चाहिए तुमको, पब्लिक रेजी है ना भैया, पब्लिक इज राजी, तो फिर तू क्या करता है काजी, अपॉइंट कर ले, अपॉइंट कर ले, देन द अपॉइंटमेंट सच अपॉइंटमेंट डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन मेड, डीम्ड टू हैव बीन मेड, डीम्ड टू हैव बीन मेड। वेरी वेरी गुड बबुआ, वेरी वेरी गुड, चलिए वेरी वेरी गुड। और निकालने भी सेम बोला है, अगर किसी को निकालना है ना भैया तो देख लो कि वहां पे एक्सीड कर रहा है कि नहीं निकालने के लिए, अगर रेजोल्यूशंस ऐसा जरूरी नहीं है ना, फेवर में आ गया निकालने का है ना, तो निकाल दो उसको, निकाल दो उसको भैया। पब्लिक शेयर होल्डर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया, क्या दिया गया, पब्लिक शेयर होल्डर्स को इंपॉर्टेंस दिया गया। आप पढ़ेंगे इसको अच्छे से पढ़ेंगे बंधुगण, मतलब सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं चलेगा, पब्लिक शेयर होल्डिंग का मेजॉरिटी पे ज्यादा फोकस करना है, दोनों साथ में ऑब्वियसली। चलिए वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, ठीक है। देखिए रेगुलेशन 32 में कुछ बात बोला है, रेगुलेशन 30 में क्या बोला है कि लिस्टेड एंटिटी को मैंडेटली क्वार्टरली सबमिट करना है, क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशंस वेरिएशंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटिंग इफ दे हैव डिविएटेड वेरिड यूजिंग द प्रोसीड्स ऑफ फ्रॉम इशू ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेटेड फॉर द इश्यूज। आपने पैसा मंगाया किसी दूसरे काम के लिए और आप ना उस पर्पस पे काम नहीं लगा रहे हो, पैसा को किसी और पर्पस पे लगा रहे हो, तो क्वार्टरली सबमिट करो भैया, ठीक है। यू हैव डिविएटेड ना, यू हैव डिविएटेड द ऑब्जेक्ट फॉर द मनी हैव बीन टेकन, बट कोई बात नहीं, आप उसको डिस्क्लोज करिए। वापस से पढ़ लेते हैं, रेगुलेशन 32 लिस्टेड एंटिटी आर मैंडेटेड टू सबमिट अ क्वार्टरली स्टेटमेंट्स ऑफ डिविएशंस और वेरिएशन ऑफ टू स्टॉक एक्सचेंज इंडिकेटिंग इफ दे हैव डिविएटेड और वेरिड इन यूजिंग द प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ ऑब्जेक्ट स्टेटेड फॉर द इशू। प्रोस्पेक्टस में ऑब्जेक्ट रहता है ना भाई कि हम पैसा किस लिए मंगा रहे हैं, हम पैसा मंगा रहे हैं भैया ये वाला सेक्टर में इन्वेस्ट करेंगे, है ना, बट तुम कहीं दूसरा वाला सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगा रहा है, तो वो क्या बोल रहा है, यू हैव टू इन्फॉर्म टिल द कंप्लीट यूज ऑफ फंड फ्रॉम द प्रोसीड, आपको इन्फॉर्म करते रहना है। अर्लियर टू द अमेंडमेंट दिस स्टेटमेंट हैड टू बी सबमिटेड टू फॉर पब्लिक राइट्स एंड प्रेफरेंशियल इश्यूज। पहले ये था, ऐसा नहीं था कि नहीं था किसके लिए, पब्लिक राइट्स प्रेफरेंशियल इश्यूज के लिए था, करेक्ट है। With this amendment SEBI had broadened the scope of disclosures and submission of such statement even in the funds raised from a qualified institutional investments। भैया इसको मार्क कर लीजिए अच्छे से, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, मतलब अगर आप सेक्शन 42 के तहत प्राइवेट प्लेसमेंट का तरह इशू कर रहे हो ना, क्यूआईपीएस को भी इशू कर रहे हो ना, तो फिर भी आप डिविजन्स पे करने जा रहे हो, तो बस जनता से क्या फर्क पड़ता है, जनता का पैसा तो नहीं लेना, जनता का पैसा हो किसका पैसा हो भैया, क्यूआईपीएस का पैसा ना, तो सबको बताओ तो तुमने क्या किया, पता तो चलना डिविएशंस हुआ कुछ, करेक्ट ना। तो इसके लिए 32 में एक सबसे बड़ा चेंज आया है, तो क्यूआईपी से पैसा उठा रहे हो ना, तो आपको डिविएशंस बताना पड़ेगा क्वार्टरली बेसिस में, जब तक यू पैसा स्पेंड ना हो जाए तब तक आपको बताते रहना है भैया। वेरी वेरी गुड। तो क्या पढ़े यहाँ पे, ध्यान समझेंगे, एकदम ध्यान से समझेंगे। एलओडी रिक्वायरमेंट में एप्लीकेबिलिटी पूछा, करेक्ट है, और सोशल एंटरप्राइज के एप्लीकेबिलिटी बता दिए, करेक्ट है, किसके लिए, जो नॉन प्रॉफिट के लिए काम करता है, ठीक है ना, करेक्ट है ना। और डिस्क्लोजर बोला भैया एनुअल डिस्क्लोजर देंगे 60 दिन के अंदर, और साथ में कुछ 8 बातें काम करनी है आपको। पहला क्या बोलता है, आप पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाकर सबमिट करेंगे, केएमपी को ऑथराइज करेंगे, केएमपी आपका हेल्प करेगा। कोई भी चेंजेस होता है 7 दिन के अंदर बताएंगे आप चेंज करने के बाद। और साथ ही बोला आप कहीं पे लिस्टेड है, आप सभी लिस्टेड का डिटेल्स हमें देंगे, और साथ में ये बोला भैया डिस्क्लोजर्स को अपने रेगुलरली फॉलो करते रहेंगे, और रिप्लाई कुछ भी पूछा गया तो आप रिप्लाई भी बताएंगे हमें कौन, स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे, सोशल स्टॉक एक्सचेंज को बताएंगे। वेरी वेरी गुड।
चलिए, डिस्क्लोजर्स ऑफ सोशल इम्पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको एनुअली बताते रहना है। करेक्ट है। स्टेटमेंट यूटिलाइजेशन ऑफ फंड आपको क्वार्टरली बताना है। क्वार्टरली मतलब कितना पैसा आपने उठाया, कितना पैसा आपने लगाया, कितना पैसा बचा। चलिए, वेरी गुड। फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया 25 का, जहां बोला एसआर पास करना कंपलसरी है, लेकिन अगर मेजोरिटी हो जाता है और साथ ही में पब्लिक शेयर होल्डर कर यस बोल देता है एवरीवन, तो फिर हम उसको मान लेंगे कि वो अपॉइंटमेंट हो जाएगा। सिमिलरली रिमूवल के टाइम पे भी ऐसा ही है, पब्लिक होल्डर्स का वोट अगर हो जाता है मेजोरिटी तो रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड। चलिए 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 आगे बात करते, चलिए 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 आगे बात करते अपन लेसन नंबर 12 में आ जाते हैं। करेक्ट है। म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। ठीक है, चलिए म्यूचुअल फंड ध्यान समझेंगे। जैसे कि अपन बात किए कि एक नया इंस्ट्रूमेंट आया है मार्केट में। क्या है नया इंस्ट्रूमेंट? किसके? सोशल एंटरप्राइज के लिए। तो यहाँ पे इम्पैक्ट आना जरूरी है, देखते हैं आया कि नहीं, देख लेते हैं। चलिए, सेबी ने अमेंड किया है रूल्स, क्या बोलता है? प्रोवाइड दैट, किसका चेंज हुआ है देख लेते हैं। एसोसिएट, डेफिनेशन ऑफ एसोसिएट, definition of associate change हुआ। provide that the above definition of associate shall not be applicable to such sponsors which invest in various companies on behalf of the beneficiaries of insurance policies or such other schemes as may be specified for the board time to time। ठीक है, definitions में ना कुछ चेंजेस आए हैं। ये क्या बोल रहा है कि provide that above definition of associate shall not be applicable to such sponsor which invest in various companies। ये जो डेफिनेशन नहीं है उस तरह के स्पॉन्सर्स के एप्लीकेबल नहीं है, हमें नहीं लगता है यहाँ पे हमारे एग्जाम्स में फोकस बनता है। ठीक है, आप पढ़ लेंगे इसको, कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, यस, सेबी का ये, इसको थोड़ा सा मार्क करेंगे। करेक्ट है, ध्यान से देखिए। रेगुलेशन 53 containing pertaining dispatch of warrants and proceeds the following has been substituted, namely म्यूचुअल फंड किसके लिए। करेक्ट है, और ये हमारा एप्लीकेबल हो चुका है, ध्यान समझना। ट्रांसफर ऑफ डिविडेंड एंड रिडम्पशन प्रोसीड्स, देखो म्यूचुअल फंड में ना यूनिट्स होते हैं, है ना, सिक्योरिटीज नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, यूनिट्स होते हैं। तो यूनिट्स का जो बेनिफिट होता है, चाहे वो डिविडेंड हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, चाहे रिडम्पशंस का पैसा हो, आप उसमें डिले नहीं करेंगे। आप उसमें डिले नहीं करेंगे, वो पैसा को ट्रांसफर करेंगे आप टाइम टू टाइम, जब भी आपका रिक्वायरमेंट बनता है तब। जब भी अगर कोई, मैंने अगर रिडम्पशंस किया तो मुझे पैसा दे नहीं रहे हो आप, ये सही नहीं है, पैसा देना चाहिए आपको। तरह देरी करोगे तो पेनल्टी इंपोज हो सकता है इंटरेस्ट के साथ। आइए, transfer of dividend and redemptions proceeds, every mutual fund and asset management company shall transfer to unit holder the dividend payments within such period as may be specified from the time। ट्रांसफर ऑफ यूनिट होल्डर्स को क्या डिविडेंड दोगे, है ना। डिविडेंड्स म्यूचुअल फंड्स होते हैं जहां पे आपको डिविडेंड मिलता रहता है। करेक्ट है ना, तो डिविडेंड आपको मिलते रहेंगे। दीजिए, लेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको तो डिविडेंड मिल गया ना, आपने अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट किया तो आपको डिविडेंड मिल गया, तो भाई अपने यूनिट होल्डर को भी ट्रांसफर करिए। चलिए, वेरी गुड, आगे बात करते हैं। ट्रांसफर टू द यूनिट होल्डर द रिडम्पशंस और रीपर्चेज प्रोसीड विद इन द सर्च पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम। ओहो, चलिए ट्रांसफर करिए। रिडम्पशंस का रिक्वेस्ट आया, क्यों नहीं कर रहे हैं आप? रिडम्पशंस को पैसा चाहिए भाई, रीपेमेंट ऑफ पैसा करिए भैया, रीपेमेंट ऑफ मनी को करिए, कर दीजिए, वेरी गुड। इन द इवेंट ऑफ फेलियर टू ट्रांसफर रिडम्पशंस, रीपर्चेज प्रोसीड्स और डिविडेंड पेमेंट्स विद इन स्पेसिफाइड टाइम, जो बताया जाएगा आपको, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी शैल बी लायबल टू पे इंटरेस्ट विद यूनिट होल्डर्स सच इंटरेस्ट एज बोर्ड में प्रिस्क्राइब। करेक्ट है ना, तो क्या करना है, यूनिट होल्डर्स का डिविडेंड ड्यू पड़ा, दे दीजिए। आपको मिला था ना भैया, आप ट्रांसफर करिए। आपको मिला था ना, तो आप ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट, रिडम्पशंस का रिक्वेस्ट किया किसने, तो आप दे दीजिए उसको, दीजिए, दे दीजिए, देरी मत करें, तो फिर हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, और ध्यान रखिएगा जो रेट पे बोलेंगे वो रेट पे इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। वेरी वेरी गुड। चलिए, नॉटविथस्टैंडिंग पेमेंट ऑफ सच इंटरेस्ट टू द यूनिट होल्डर्स अंडर क्लॉज सी, द एसेट मैनेजमेंट कंपनी में बी लायबल फॉर एक्शंस ऑफ फेलियर, है ना। क्या बोला, इंटरेस्ट तो लगेगा, बट लायबल फॉर एक्शंस फेलियर along with the interest, transfer of redemptions, repurchase proceeds or dividend payment with this stipulated time। चलिए, provided that physical dispatch of redemptions, repurchase proceeds or dividend repayment shall be carried out only in the exceptional circumstances, है ना, and asset management company shall be required maintain records along with the reasons to physical dispatches। अभी किसी कारण से मान लो तुमने नहीं दे पाया, है ना, सिस्टम फेल हो गया या ट्रैक नहीं हो पाया, तो क्या किया तुमने, फिजिकली उसको दे दिया, रिक्वेस्ट आया, दे दिया तुमने उसको, कोई बात नहीं, दे दो, लेकिन टाइम के अंदर दे दो, जो भी हमें टाइम बताया जाएगा। तो आप एग्जाम में लिखेंगे स्पेसिफाइड टाइम, दैट टाइम में भी चेंज्ड, हाँ,
चेंज होता रहता है। कभी कोई बोलता है एनुअल जो रिपोर्ट्स होता है महीने का, वो 5 दिन का कर दो सबमिट, है ना। कभी बोलता है सेबी 10 दिन के अंदर कर दो। तो एक्चुअल सेबी चेंज करता रहता है अकॉर्डिंग टू सिनेरियोज, तो वो चेंज होता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है रिजोल्यूशंस ऑफ कंप्लेंट्स एंड गाइडेंस, लेसन नंबर 14, स्कोर्स। कितना हुआ स्कोर भैया बताइए, क्या चल रहा है आईपीएल, कितना स्कोर हुआ है? अरे बाबा वो स्कोर का बात नहीं कर रहे हम लोग स्कोर का बात कर रहे हैं, हमारा कंप्लायंट रिड्रेसल सिस्टम्स के स्कोर का बात कर रहे हैं। वो क्या बोलता है ध्यान समझिए। चलिए इसको फास्टर बनाने के लिए बहुत सी चीज सिखाया गया है। क्या किया गया पढ़ेंगे। सेबी हैज बीन रिसीविंग इनपुट फ्रॉम लिस्टेड कंपनी कि भैया थोड़ा फास्ट करिए, रिजॉल्व करिए मैटर को। पहले क्या होता था कि आपको बोला जाता था भैया आप पहले कंपनी के पास जाइए, कंपनी को आप दीजिए, आपको क्या पूछना है, क्या ग्रीवेंस है कंपनी को दीजिए। कंपनी ने अगर रिप्लाई नहीं किया तो स्कोर को आगे अपन को बताइए। अब क्या बोल रहा है, ये जो कंपनी को तो आप बोल रहे हो ना, स्कोर्स के थ्रू ही बोलना। चेंज आया, देखते हैं। सो सेबी लॉन्च अ सेंट्रलाइज्ड वेब बेस्ड कंप्लेंट्स रिड्रेसल सिस्टम स्कोर्स इन जून 21, ठीक है। The purpose of score is to provide an administrative platform for aggrieved investor whose grievances pertaining to a securities market remains unresolved by the concerned listed company, the registered intermediaries or recognized market structures. ठीक है। SEBI has been received inputs from listed company, registered intermediaries and recognized MIs, ठीक है ना। वो क्या बोलता है, such investor grievances may be resolved faster. Accordingly, it is now mandatory for the investor to first take up their grievances for redressal with the entity concerned. ये तो पहले है, एंट्री कंसर्न को देते हैं हम लोग, यहां पे भी वही बोल रहा है। आगे देखते हैं। थ्रू देयर designated persons official who handle issues relating to compliance and redressals of investor grievances. In the case the entity concerned failed to redress complaint within this timeline, provide the investor may then file their complaint to score. करेक्ट है, करेक्ट है। आगे बात करते हैं चेंजेस क्या होता है। डायरेक्ट कंप्लेंट्स, कंप्लेंट में यूज स्कोर्स टू सबमिट द कंप्लेंट्स। क्या करोगे आप, स्कोर करोगे सबमिट्स के लिए, ठीक है। कंपनीज इंटरमीडियरीज, सच कंप्लेंट्स इज कॉल्ड डायरेक्ट कंप्लेंट्स एंड शैल बी रिड्रेस्ड बाय द एंटिटी विद इन 30 डेज, है ना। वापस से डायरेक्ट कंप्लेंट, द कंप्लेंट में बी यूज स्कोर्स टू, द कंप्लेनेंट में यूज स्कोर्स टू सबमिट द कंप्लेंट और ग्रीवांस डायरेक्टली टू द लिस्टेड कंपनीज इंटरमीडियरीज और एमआईज फॉर रेजोल्यूशंस। मतलब आप किसके थ्रू कर रहे हो, स्कोर्स के थ्रू कर रहे हो। पता तो चलेगा ना, अरे भैया सॉर्ट आउट नहीं हुआ, स्कोर सॉर्ट आउट नहीं हुआ, तो पता चल जाएगा सॉर्ट आउट नहीं हुआ। अच्छा यहाँ पे रिव्यू का ऑप्शन भी दिया हुआ है, अगर मान लो सॉर्ट आउट हो गया तो वापस से कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आया ना आपको, मतलब इन्वेस्टर्स को, तो बोलेगा एक बार कंपनी फिर से रिव्यू कर लो ना, फिर से रिव्यू कर लो, तो कुछ गलती तो नहीं बोल रहे तुम, नहीं तो अब तो भैया बाबूजी के पास आने वाला है। हाँ, स्कोर्स, ठीक है। चलिए, वेरी वेरी गुड। विदाउट एनी इंटरवेंशंस ऑफ सेबी, फेलिंग विच द कंप्लेंट शैल रजिस्टर्ड ऑन अ स्कोर्स, देयरआफ्टर द सेबी शैल टेक इट अप द एंटिटी एंड कंसर्न्स। उसके बाद सेबी क्या करेगा, उस मैटर को ले लेगा, और सेबी उस मैटर को लेने के साथ क्या करेगा, फिर आप पे वोट लगाना चालू करेगा। तो सेबी इस पे यहाँ पे ये बोला डायरेक्ट कंप्लेंट भी होगा, ठीक है। अच्छा, टाइमलाइन को लॉन्च किया गया, टाइमलाइन फॉर कंप्लेनिंग दी स्कोर्स, करेक्ट है। एक साल के अंदर अगर आपके साथ कुछ कॉज ऑफ एक्शन हुआ है, उसके एक साल के अंदर आप कंप्लेन फाइल कर सकते हो, एक साल के अंदर। पढ़ते हैं, वेयर द कंप्लेनेंट हैज अप्रोच्ड द रजिस्टर्ड कंपनी और रजिस्टर्ड इंटरमीडियरीज एमआईआई एज द केस मे बी फॉर रिड्रेसल ऑफ द कंप्लेंट एंड द कंसर्न लिस्टेड एंटिटी रिजेक्टेड द कंप्लेंट। भैया तकलीफ है, मैंने तो अप्लाई किया था सर, आपने बोला था ना कर देना उसको, मैंने किया था सर, बट सर नहीं हुआ, तो आपके पास समय है, एक साल तक आप कर सकते हो कंप्लेंट को, ठीक है। द कंप्लेंट हैज नॉट रिसीव एनी कम्युनिकेशन, या तो रिजेक्ट कर दिया उसने, या तो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया भैया, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं किया है फॉर द कंसर्न लिस्टेड कंपनी, तो हम उसको हटा दिए। द कंपनी इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिप्लाई रिसीव्ड और रिड्रेसल एक्शंस टेकन बाय द कंसर्न लिस्टेड एंटिटी, है ना, और उसके रिप्लाई पे मैं संतुष्ट भी नहीं हूं, उसके रिप्लाई पे मैं संतुष्ट भी नहीं हूं, तो भैया सही नहीं है, सही नहीं है। तो आपके पास तीन है, पहला क्या, रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया या आपको कुछ बोला ही नहीं, रिजेक्ट कर दिया या आपको कुछ बोला ही नहीं, एंड तीसरा आपको आपने उसके रिप्लाई से सेटिस्फाई ही नहीं हो,
ठीक है, पहला क्या बोलता है, पहला बोला है रिजेक्ट कर दिया, भाई क्या बोलना था उसने, कुछ बोला नहीं मेरे को, रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, सर सुनो ना, मेरे को कुछ नहीं बोला। तीसरा, सर वो जो बोला ना मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ उसके बाद से, है ना। तीन चीज हुआ, तो आपके पास 1 साल का समय है, आप स्कोर्स के थ्रू फाइल कर सकते हैं वापस से। ठीक है, सेबी रिसीव्स इट्स राइट टू रिजेक्ट द सेबी रिजर्व इट्स राइट टू रिजेक्ट द कंप्लेंट लॉन्च ऑन स्कोर्स इफ द डेट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन इज मोर देन 1 ईयर। गड़ा हुआ मुर्दा क्यों खाड़ेगा भैया, सेबी के पास राइट है कि उसको एब्सोल्यूट कर देगा अगर आपने 1 साल से डिले किया तो। वेरी वेरी गुड। तो क्या पड़े, टाइम लॉजिंग 1 साल 3 मैटर के लिए, नहीं सुना रिजेक्ट कर दिया, या सुना इनकम्प्लीट बात बोला, करेक्ट है, तो भी हम जा सकते हैं उसके पास, करेक्ट है। वेरी वेरी गुड। वन टाइम रिव्यू ऑप्शन, यही मैं बात कर रहा था। तुम बोलेगा सुनिए आपने तो बोल दिया ना क्या बोलना था, एक बार रिव्यू कर लीजिए आपके बात अपने बातों को। अब तो बाबूजी के पास आने वाले हैं। To enhance investor satisfactions on complaint reversal, a one-time review option is also available under the score, wherein complainant is not satisfied with the extent of redressals of the grievances by concerned intermediary opted for review within 15 days from the date of closure of the complaint, है ना। Thereafter, the complaint shall be escalated to the supervising officer of the SEBI, है ना। तो रिव्यू कर लो, क्या बोला, वेर इन कंप्लेन इफ नॉट सेटिस्फाइड विद द एक्सटेंट ऑफ रिड्रेसल ऑफ द ग्रीवांसेस बाय द कंसर्न्ड इंटरमीडिएट्स, है ना, opts for the review extent opt for the review of the extent of the redressal within 15 days from the date of closure of the complaint on scores। ठीक है, तो वापस से बोलेगा वन टाइम रिव्यू, फिर से रिव्यू कर लीजिए भाई, फिर से रिव्यू कर लिया, देख लीजिए। अब तो बाबूजी के पास जाने वाला है, उसके बाद तो चल जाएगा आगे किसके पास, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स के पास चला जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से आप रिव्यू कर सकते हो कंपनी को, है ना, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज एवरीवन। चलिए वेरी वेरी गुड। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात और देख लेते हैं। कुछ तरह के कंप्लेंट है ना जिसको आप, कुछ तरह के कंप्लेंट जिसको आप स्कोर्स के थ्रू नहीं आ सकते, है ना। जैसा कंप्लेंट्स अगेंस्ट कंपनीज विच हैज बीन आर लिस्टेड और डिलिस्टेड कंपनी डिसिमिनेशन बोर्ड और स्टॉक एक्सचेंज का, है ना। एक्सेप्ट कंप्लेंट्स ऑन वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज, वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटीज के लिए आप जा सकते हो यहाँ पे, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट कोई स्टॉक एक्सचेंज डील करता है ना, तो यहाँ पे मत आओ आप, मतलब यहाँ पे कंप्लेंट अगेंस्ट कंपनीज विच आर अनलिस्टेड लिस्टेड एंड जो लिस्टेड है या डिलिस्टेड है स्टॉक एक्सचेंज में, तो आप भैया यहाँ पे क्यों ही आ रहे हो, ठीक है, करेक्ट है। वो तो लिस्टेड कंपनी के लिए स्कोर्स बना हुआ है, तो यहाँ पे मत आइए प्लीज, ठीक है। हाँ, वैल्यूएशन का मैटर होता है लिस्टिंग के नए पे, तो भैया आ सकते हैं आप। कंप्लेंट्स रिलेटिंग टू केस पेंडिंग इन अ कोर्ट, ऑलरेडी केस पेंडिंग चल रहा भाई, तो जजमेंट होने दो ना भाई, क्या यहाँ पे खड़बड़ी मचा कर रखे हो, ठीक है। कंप्लेंट्स फॉलिंग अंडर द परव्यू ऑफ अदर रेगुलेटरीज, आईआरडीए इंश्योरेंस का हुआ, ठीक है ना, पीएफआरडीए हुआ, रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटीज का हुआ, तो अगर सीसीआई का हुआ जिसका अपना कंप्लेंट्स है वहां पे आप पे करो, यहाँ पे ना करो, ठीक है। उसके अपने अपने कंप्लेंट्स पोर्टल हैं, उनके अपने अपने ग्रीवांसेस टेकन वाला रेजिस्टर सिस्टम है, तो भैया वहां पे जाकर स्कोर्स को परेशान ना करिए। तो पहला क्या बोला, अगर आप अनलिस्टेड हो तो नहीं आओगे। दूसरा, अगर स्पेसिफिक अथॉरिटीज आपको बिलोंग करता है तो वहां पे कंप्लेन करो, ठीक है ना, करेक्ट है। नेक्स्ट, अगर कोई मैटर पेंडिंग है कोर्ट में तो भी आप नहीं बताओगे। नेक्स्ट, कंप्लेंट अगेंस्ट द, मतलब अगर मैटर पेंडिंग है तो यहां पे मत आओगे स्कोर्स में, ठीक है, स्कोर्स में नहीं आओगे आप। तो वापस से पहला, अनलिस्टेड है नहीं आओ यहाँ पे। दूसरा, मैटर कोर्ट में पेंडिंग है मत आओ यहाँ पे। तीसरा, अगर कोई मैटर स्पेसिफिक अथॉरिटी से बिलोंग करता है, सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से बिलोंग करता है, आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी से बिलोंग करता है, तो भैया वहां जाइए, यहाँ पे मत आइए आप। स्कोर्स में तो लिस्टिंग कंपनी के लिए, ठीक है। चलिए, कंपनीज अगेंस्ट द कंपनीज वेयर द नेम ऑफ द कंपनी स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्ट्रार, ठीक है, इसका नाम हटा दिया गया एमसी से, तो भाई उसका मैं क्यों ही सुनूं, है ना। लिक्विडेट कंपनीज और कंपनीज अंडर लिक्विडेशंस, जिसका लिक्विडेशन हो चुका है उसका मैं क्यों ही सुनूं,